जवानों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, पूरे मुल्क को फौज पर है पूरा एतमाद। भारत के जवानों ने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है दुनिया को। कानपुर में मुलजिम विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस पर हुई फायरिंग में सीओ समेत पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाकये को संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई की दी हिदायत। वजीर दाखिला ने एनसीआर में कोविड-19 से निपटने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वज़राए आला के साथ की मीटिंग। वजीर दाखिला ने कहा, एम्स का टेली मेडिसिन निजाम अपनाना यूपी और हरियाणा के लिए साबित हो सकता है फायदेमंद। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए रियासत भर में गहन सर्विलांस मुहिम चलाने की दी हिदायत। मेरठ डिवीजन में यह मुहिम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जुलाई से की गई है शुरू। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीन के साथ सरहदी तनाजु के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। वजीर आजम के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद हैं। वजीर आजम जनाब मोदी ने इस दौरान फौजियों से मुलाकात की और फौज की तैयारियों का जायजा भी लिया। वजीर आजम जनाब मोदी सुबह नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने फौज, फिजाइया और आईटीबीपी के अफसरान के साथ बातचीत की। सिंधु नदी के किनारे 11,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ई ये बेहद मुश्किल इलाकों में से एक है। दरअसल इससे कबल वजीर दिफा राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन बाद में उनका दौरा टल गया, जिसके बाद सीडीएस जनाब रावत अकेले लेह के दौरे पर आने वाले थे। लेकिन वजीर आजम जनाब मोदी ने अचानक लेह पहुंचकर सबको चौंका दिया है। वजीर आजम ने सरहद पर फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि आपकी बहादुरी और शोहरत दुनिया में कम नहीं है। आप कदमों से इस घाटी को नाप रहे हैं। आग की खड़ी चट्टानों से आपके बाजू ज्यादा मजबूत हैं। मुल्क की सलामती आपके मुस्तहकम इरादों से हुई है। पूरे मुल्क को फौज पर जबरदस्त यकीन है। भारत के जवानों ने अपनी बहादुरी का सबूत दुनिया के सामने पेश किया है। खुद कफील भारत के अहद से फौज भी मजबूत हुई है। सरहद पर मौजूद खातून फौजी हमें सबक दे रही हैं, वहीं मुल्क के लिए हर शख्स वक्फ है। इस मौके पर शहीद जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया। फौज की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने दिनकर की कविता पढ़ी। जन के सिंहनाद से सहमी धरती अभी तक रही है डोल। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने
पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। वजीर आजम ने कहा कि अमन का पैगाम कोई कमजोर नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि हम बांसुरी वाले कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम इंसानियत की हिफाजत के लिए सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। कानपुर में मुजरिम विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस पर हुई फायरिंग में सीओ समेत 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। वाकया रात 1:30 बजे का है, जब बिल्हौर थाना के तहत बिकरू गांव में एक शिकायत पर पुलिस राहुल तिवारी की गिरफ्तारी के लिए गई थी। पुलिस जब विकास दुबे के घर के सामने पहुंची तभी पुलिस पर फायरिंग शुरू हो गई। इस अंधाधुंध फायरिंग में एक सीओ, 3 सब इंस्पेक्टर, 4 सिपाही समेत 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। पुलिस की टीम के जाने से कबल ही मुजरिमीन को शायद इसकी मालूमात थी, तभी रास्ते में जेसीबी मशीन लगाकर गाड़ियों का रास्ता रोक दिया गया था। पुलिस जब पैदल विकास दुबे के घर के सामने पहुंची तब जदीद तरीन असलहे से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। पुलिस के 5 जवान, 1 होमगार्ड और 1 सिविलियन जख्मी हो गया है। इन लोगों का इलाज कानपुर में चल रहा है, जिसमें 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अभियुक्त है विकास दुबे, जो कि यहाँ के मजारिया हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीट नंबर 152A तथा इस पे 60 जघन्य अपराध पंजीकृत हैं। उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, 1 होमगार्ड है और 1 सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और एक
जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। वाकये के बारे में मालूमात होते ही वजीर आला ने इसे संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। डीजीपी ने मोर्चा संभाला। जांच के लिए टीमों को लखनऊ से रवाना किया गया और आईजीएसटीएफ को मुजरिमीन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस पास के सभी गांवों की छानबीन कर रही है। 2 मुजरिमीन को पुलिस ने मार गिराया है। 5 अजला की सरहदों को सील कर दिया गया है। जीटी रोड के सभी इलाकों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है, जिससे मुजरिमीन किसी भी सूरत में बचने ना पाए। पुलिस मुजरिमीन को पकड़ने के लिए गहन मुहिम चला रही है। पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों की गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजीएसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर बाराबंकी में मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पुलिस ने अपने आप को संभालते हुए बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की, जिससे एक इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया और जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी मुलजिम को जिला अस्पताल में इब्तिदाई इलाज के बाद राजधानी लखनऊ रेफर कर दिया गया है। गिरफ्त में आए मुलजिम की तलाश बाराबंकी पुलिस को काफी तवील वक्त से थी। वहीं मौके पर पहुंचे बाराबंकी की पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि मुलजिमीन पुलिस पर फायरिंग करने लगे तो पुलिस ने भी अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिससे 25,000 का एक इनामी बदमाश जो बाराबंकी समेत आसपास के दीगर इजला में भी वारदात को अंजाम दे चुका है, वो जख्मी हो गया। जख्मी मुलजिम का नाम रामू वर्मा है और उसके साथ दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब रहा है। आज अभी रात में लगभग 11:15 बजे पुरानी चुंगी रोड हैदरगढ़ बाईपास कहलाता है, उस पर पुलिस को एक सूचना पहले से प्राप्त थी कि कुछ अपराधी रात में कोई वारदात वहाँ करने वाले हैं। उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ गाड़ाबंदी की गई थी। उस गाड़ाबंदी के दौरान रात में, जैसा आप जानते हैं कि दोपहिया वाहन पर वैसे ही प्रतिबंधित हैं, पुलिस चेकिंग करती रहती है। इस प्रकार से दोपहिया वाहन को आते हुए देखकर उसकी चेकिंग करने के लिए रोकने का प्रयास किया गया। आदमी ने, जो सवार 2 लोग थे, उन्होंने पुलिस पर फायर किया और जवाबी फायर में एक आदमी घायल हुआ है, जिसकी पहचान रामू वर्मा के रूप में हुई है, जो दरियाबाद का रहने वाला है, जिसके खिलाफ लगभग 1 दर्जन मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं, बाराबंकी और लखनऊ के। ये शातिर अपराधी है जो गैंग बना के काम करता है। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्या इसको बिहार में कल कई इलाकों में बिजली गिरने के वाकयात में 26 लोगों की मौत हो गई है। इसमें ज्यादातर किसान और मजदूर हैं जो खेतों में काम कर रहे थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते में बिजली गिरने से रियासत में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कल जिन 8 इजला में बिजली गिरने से मौत हुई है उनमें पटना, समस्तीपुर, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण, शिवहर, कटिहार, मधेपुरा और पुड़िया शामिल हैं।
वजीर आला नीतीश कुमार ने महलूकीन के अहल खाना को 4-4 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। उन्होंने जख्मियों का मुफ्त में इलाज करने का भी हुक्म दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने का खदशा जाहिर किया है और लोगों को इस दौरान घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बिजली गिरने के वाकयात सामने आए हैं। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल बिजली गिरने से हुई अमवात पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत और आफात मैनेजमेंट की टीमें राहत के काम में लगी हुई हैं। बिहार में कल बिजली गिरने के वाकयात में 26 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बिहार में आसमानी बिजली गिरने से कई लोगों के हलाक होने की इत्तला से बहुत दुख हुआ। रियासती इंतजामिया और आफात मैनेजमेंट की टीमें राहत के काम में लगी हुई हैं। मैं इस दुख की घड़ी में गमजदा कुनबों के तई अपनी हमदर्दी जाहिर करता हूं और जख्मियों के जल्द ही सेहतयाब होने की दुआ करता हूं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एनसीआर में कोविड-19 से निपटने के मुश्तरका लाएअमल पर गौर करने के लिए कल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। अमित शाह ने एनसीआर में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का इस्तेमाल कर इन्फेक्शन के फैलने को कम करने और मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुतासिरा लोगों के राब्ते में आने वाले अफराद की तादाद जितनी कम होगी, इन्फेक्शन का फैलाव भी उतना ही कम होगा। उन्होंने कहा कि इंसानियत के नजरिए से ये बहुत ही अहम है कि हम गरीब से गरीब शख्स की जान बचा सकें। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मरकज यूपी और हरियाणा को यह किट मुहैया करा सकती है। अमवात की शरह में कमी के लिए जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश हो। कोरोना मामलों की मैपिंग के लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का भरपूर इस्तेमाल हो। यूपी और हरियाणा के मरीज माहिरीन की सलाह के लिए एम्स की टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे अस्पताल भी एम्स की टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहनुमा हिदायत हासिल कर सकते हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए रियासत में गहन सर्वेलांस मुहिम चलाने की हिदायत दी है। ये मुहिम 2 जुलाई से मेरठ डिवीजन के सभी 6 इजला में शुरू हो गई है और आइंदा वक्त में ये मुहिम पूरी रियासत में चलाई जाएगी। मुहिम के तहत महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर कोरोना के मुश्तबा मरीजों की तलाश करेंगी। मेरठ डिवीजन में ये मुहिम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है, जो 12 जुलाई तक जारी रहेगी। जिले में इस काम के लिए 1400 टीमें लगाई गई हैं। हर टीम रोजाना 50-50 घरों का सर्वे करेगी। इस मुहिम के पहले दिन नोडल अफसर आबकारी कमिश्नर पी गुरु प्रसाद, नोडल अफसर पवन कुमार, जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढींगरा, चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर राजकुमार घर घर जांच करने वाली टीम के पास पहुंचे और उन्हें जरूरी रहनुमा हिदायत दी और उनके सर्वे करने के तरीके को भी देखा। जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढींगरा ने बताया कि आज से ये सर्वे शुरू किया गया है, जिसमें सभी बीमारियों के साथ कोरोना के मुश्तबा मरीजों की भी जांच की जाएगी। अगर किसी शख्स में कोरोना के सिम्टम मिलते हैं तो उसका फौरी इलाज किया जाएगा, जिससे कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ा जा सके। कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ये एक नया अभियान शुरू किया गया है। हमारे जनपद में लगभग 1400 टीमें लगी हैं जो पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनका मेन उद्देश्य हर घर में जाकर सर्वे करना है, हर मेंबर से पूछना है और ये आइडेंटिफाइड करना है कि कहीं वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, या कोई सांस लेने की बीमारी हो या SARI ILI किसी भी रोग से ग्रसित तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसको तत्काल हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं और जो भी उपचार कराना है, उसको आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है, उसकी सैंपलिंग करानी है, ये सब हमें कराना है। और हर घर के बाहर एक जो है स्टिकर भी लगाया जाएगा ताकि हम लोग भी इसको क्रॉस चेक कर सकें कि हर घर का सर्वे हो चुका है। मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग को संक्रमण की चेन को तोड़ना है। जल्दी से अगर कोई मरीज है जो इस लक्षणों से ग्रसित है तो उसको आइडेंटिफाइड करना है, सैंपलिंग कराना है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना है ताकि किसी भी तरीके से ये और ज़्यादा ना फैलाया जा सके और मृत्यु दर में गिरावट आ सके। अभियान जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर यहाँ पर संचालित किया जा रहा है कि लगभग 1400 टीमें पूरे जनपद में गठित किए गए हैं। प्रत्येक टीम को 50 से लेकर 55 तक की टीम की घरों की जिम्मेदारी दी गई है। ये घर घर में जाके सभी लोगों से बात करके नाम वाइज चिन्हित करेंगे किनको कोविड के जैसे लक्षण हैं और किन किन को अन्य गंभीर बीमारी है, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जो किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, कि चिन्हित करेंगे। जो ज़्यादा
जिनको ज़्यादा गंभीर होने की कोविड की प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग पहले चिन्हित कर ले, जो जिनके लक्षण है उनके लिए एंटीजन के किट्स की व्यवस्था की गई है कि ताकि तत्काल उनकी रिजल्ट भी आ जाए, और जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको तत्काल हम लोग हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करेंगे। यही जो है पूरा अभियान का जो है मकसद है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने अयोध्या के मुतनाज़ ढांचे को मुनदिम किए जाने के मुजरिमाना मामले में जुमेरात को दफा 313 के तहत बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती का बयान दर्ज कराया। खुसूसी जज सुरेंद्र कुमार यादव की अदालत में बयान दर्ज कराते हुए उमा भारती ने कहा कि उनके खिलाफ दी गई गवाही में कोई सच्चाई नहीं है, उन्हें इस मामले में सियासी असबाब से झूठा फंसाया गया है। अदालत में मामले की समाअत आखिरी दौर में है। इस मामले में 32 मुलजमीन में से 19 का बयान दर्ज हो चुका है। अभी भी 13 मुलजमीन का बयान दर्ज होना बाकी है। सभी मुलजमीन का बयान दर्ज होने के बाद उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलेगा। मरकजी हुकूमत ने ताजमहल, लाल किला समेत सभी महफूज इमारतों को सयाहों के लिए खोलने का फैसला किया है। सभी इमारतों को पूरी एहतियात के साथ 6 जुलाई से खोला जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने वजारत सकाफत और महकमा आसार कदीमा सर्वे के साथ मिलकर यह फैसला किया है। इन स्मारकों में हिफाजती पैमानों का पूरा ख्याल रखा जाए और इसके साथ स्मारक खोलने के लिए रियासती और मकामी इंतजामिया की इजाजत लेना लाजमी होगा। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुहाजिर मजदूरों की जानिब से 80 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से जुलाई के इस हफ्ते में 25 करोड़ पौधों की शजरकारी मुहिम चलाई जानी है, जिसके तहत ललितपुर जिले के महकमा जंगलात की जानिब से 48 लाख पौधों को लगाने के लिए जिले की 27 नर्सरियों में मुहाजिर मजदूरों के तवस्सुत से पौधे तैयार कराए गए हैं। इस बार वबा के सबब लौटे जिले के 400 से 500 मजदूरों को पौधे लगाने का रोजगार मिला है। महकमा ज़राअत ललितपुर की जानिब से भी 3 लाख पौधों को किसानों की मंडियों पर लगवाने के लिए मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। पौधे लगाने और उनकी तकसीम के काम से जहां जिले को हरा भरा किया जा रहा है, वहीं मुहाजिर मजदूरों को रोजगार भी मिला है। किसानों की जानिब से इस बार सहजन, सागवन जैसे बेशकीमती पौधों के साथ साथ फलदार पौधों के लगाने की मुहिम भी शुरू हो गई है। महामारी चली, काम कर रहे हैं, हमारे खाते में पैसा आ रहा है। हमको सर यहाँ महामारी से वैसे तो कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं भी आई, और यहाँ हम पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं और वृक्षारोपण के लिए ये पेड़ पौधे हैं जो इनकी सेफ्टी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग मजदूर हैं, इनको सब लोगों को 3 मीटर की दूरी पर रखते हैं और मास्क लगाकर भी मुँह पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हरा भरा रहे, तो उस हिसाब से वन विभाग की तरफ से हम लोगों को एक टास्क मिला था कि पूरे ज़िले में कृषि विभाग से 3,70,000 पौधे लगाए जाएंगे। तो हर नया पंचायत के स्तर पर जो हमारे कर्मचारी हैं उनको किसी का 1 गांव, किसी का 2 गांव, उस हिसाब से 3592 का लक्ष्य दिया गया है। तो मेरे ग्राम अड़वाहा में 3592 हमें पौधे यहाँ वितरण करवाने थे नर्सरी से। तो हमारे ये 40-50 किसान लोग, भाई लोग आए हैं, तो इनको हम आम है, सहजन है, सागौन है और फलदार वृक्ष हैं जो इनको यहाँ आके हम वितरण करा रहे हैं, और जो लोग अपने शिक्षा से अपने मेड़ों पे, अपने खेतों में लगवाएंगे, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। हमारे यहाँ वन विभाग में इस जनपद ललितपुर में 27 नर्सरियाँ स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार देने में वरीयता दी जा रही है। और जो भी हमारे यहाँ कामगार आ रहे हैं, नर्सरी के माध्यम से अग्रिम मृदा कार्य में गड्ढा भरान और बीज बुआन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में रोज़गार दिया जा रहा है। कन्नौज जिले के BSNL महकमे में तैनात इंजीनियर्स ने कम कीमत वाले इंटरनेट डिवाइस तैयार करके स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की मुहिम को कामयाब बनाने में पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। BSNL महकमे के इंजीनियर्स की इस कामयाबी से महकमे के गिरते मेयार को बाजार में एक नई सिमत मिलना भी
तय हो गया है। बीएसएनएल महकमे में तैनात इंजीनियर मयंक मिश्रा और उनकी टीम की जानिब से पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक और वोकल फॉर लोकल की तरगीब से तैयार की गई डिवाइस का नाम इकोनॉमिकल रेडियो इक्विपमेंट है। मयंक मिश्रा इंजीनियर बीएसएनएल ने बताया कि जब डिवाइस को बाजार से खरीदा जाता है तो उसकी कीमत 6,000 तक होती है, जो कि वाईफाई रूटर के साथ करीब 7,000 के आसपास पड़ती है। ग्राहकों को ये काफी महंगी पड़ती है और कुछ ग्राहकों को इतनी कीमत के सबब मायूस होना पड़ता है। इसको दूर करने के लिए बीएसएनएल की जानिब से तैयार इस डिवाइस का अब पूरे सेटअप का खर्च 3,000 के आसपास रहेगा। जब ये डिवाइस बनाई गई थी उस समय सबसे पहला कारण ये था कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है कस्टमर साइड पे वो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये होती थी इस वाईफाई डिवाइस की, जब वो मार्केट से ख़रीदता था। हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान, जबकि ना कि सामान अवेलेबल हो पा रहा था और चाइना से भी सामान अभी आपको जैसे पता है कि नहीं मिल पा रहा है और बैन भी कर दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उस समय हम लोग के मन में ख्याल आया कि क्यों ना लोकली ऐसी कोई डिवाइस तैयार की जाए जो कि बहुत ही सस्ते दाम पे लोगों को उपलब्ध हो और कहीं ज़्यादा सुविधाएं वो लोगों को प्रदान करे। तो ये डिवाइस हम लोगों ने लोकली तैयार की है, पूरी तरह से कन्नौज में ही तैयार की गई है और इसमें वाईफाई राउटर इनबिल्ट है, जिससे कि कस्टमर को अलग से वाईफाई राउटर नहीं लेना पड़ता है और इसकी कीमत आपकी 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास होगी। ये वायरलेस डिवाइस है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये पुरानी बीएसएनएल की वाईमैक्स डिवाइस है जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके फिर से बनाया है। उद्देश्य ये है कि पहले जो वाईमैक्स चलता था उसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस मिलती थी, जिस पे 4 से 5 MBPS की स्पीड मिला करती थी। अभी 31 मार्च को ऑफिशियली जो है वाईमैक्स बंद कर दिया गया, तो जितनी मतलब पूरे भारत की जितनी वाईमैक्स डिवाइसेस थी वो तो यूजलेस हो गई, यानी कि उनको स्क्रैप करना पड़ता। दूसरा ये था कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे कि मतलब चाइना से कोई भी टेलीकॉम प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है, विरोध करना है, तो उस समय एक बड़ी समस्या थी कि कस्टमर को इंटरनेट कैसे दिया जाए। फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया, आइडिया मन में आया कि क्यों ना इन जो पुराने मतलब जो वाईमैक्स हैं जो यूज से बाहर हो चुके हैं इनको मॉडिफाई करके बनाया जाए। तब फिर मैंने इस पर करीब 20 दिन वर्क किया है, रिसर्च की और छानबीन की और उसके बाद में इसके जो ट्रांसमिशन बोर्ड था उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद में इसको फिर से वर्किंग में ला दिया है। 15वीं मालियाती कमीशन की पहली किस्त रियासती हुकूमत की जानिब से पंचायतों को अलॉट कर दी गई है। पहली किस्त में रियासत को मिली 2,438 लाख रुपए की रकम में ग्राम पंचायतों को 1,77,660 रुपए दिए गए हैं, जबकि जिला और इलाकाई पंचायतों को बराबर 36,570 रुपए दिए गए हैं। इस रकम से होने वाले काम को लेकर हुकूमत की जानिब से रहनुमा हिदायत भी जारी की गई हैं। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में गुज़िश्ता रात उमेश नाम के एक शख्स के लॉकअप में फांसी लगाने के मामले में थाना इंचार्ज ब्रजेश कुमार यादव समेत 4 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया। गौरतलब है कि चोरी के इल्जाम में गोमती विस्तार थाने की पुलिस इसको पकड़कर लाई थी। सुबुकदोश डीआईजी के कैलाशपुरी खरगापुर मकान में गुज़िश्ता रात चोरी के इल्जाम में मुलजिम को पकड़ा गया था। वाकये की इत्तला मिलते ही आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। लखनऊ के कई थानों की पुलिस भी गोमती नगर विस्तार थाने पहुंच गई। मामले में एसीपी कैंट की क़यादत में जांच कमेटी बनाई गई है। डीसीपी सोमेंद्र वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डांस के अपने खास अंदाज और कोरियोग्राफी से सबके दिलों में जगह बनाने वाली मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कल देर रात हार्ट अटैक के सबब मुंबई में इंतकाल हो गया। 72 साला सरोज खान को गुज़िश्ता कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मुंबई के बांद्रा वाक़े गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपनी बीमारी के सबब सरोज खान तवील वक्त से काम से ब्रेक पर थीं, लेकिन गुज़िश्ता साल उन्होंने वापसी की थी और मल्टी स्टारर फिल्म कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में सभी गानों को उन्होंने कोरियोग्राफ भी किया था। 3 बार कौमी इनाम से सरफराज सरोज खान के आखिरी रसूम आज मुंबई के मलाड में अदा किए गए। पचास के दशक में सरोज खान ने बतौर बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कोरियोग्राफर बी सोहनलाल के साथ ट्रेनिंग ली थी। 1974 में रिलीज हुई फिल्म गीता मेरा नाम से सरोज एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर की तरह जुड़ी। हालांकि उनके काम को काफी समय बाद पहचान मिली। उन्होंने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी सहित बॉलीवुड के कई कलाकारों को डांस सिखाया। सरोज खान की मुख्य फिल्मों में मिस्टर इंडिया, नगीना, चांदनी, तेजाब, थानेदार और बेटा है।
सरोज खान ने बॉलीवुड की 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म 2019 में आई कल। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीन के साथ सरहदी तनाज़ुर के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी अचानक पहुंचे। लेह के दौरे पर जवानों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, पूरे मुल्क को फौज पर है पूरा एतमाद। भारत के जवानों ने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है दुनिया को। कानपुर में मुलजिम विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस पर हुई फायरिंग में सीओ समेत पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाकये को संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई की दी हिदायत। वजीर दाखिला ने एनसीआर में कोविड-19 से निपटने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वज़राए आला के साथ की मीटिंग। वजीर दाखिला ने कहा, एम्स का टेली मेडिसिन निज़ाम अपनाना यूपी और हरियाणा के लिए साबित हो सकता है फायदेमंद। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए रियासत भर में गहन सर्विलांस मुहिम चलाने की दी हिदायत। मेरठ डिवीजन में ये मुहिम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जुलाई से की गई है शुरू। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।